हे एवरीवन, CUET 2020 कंटिन्यू करते हैं और आज का चैप्टर है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। चैप्टर छोटा सा है, नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। लर्निंग वाइज बहुत है मैटर, मतलब इसमें से आपको लर्न करने का काम ज़्यादा है कि इसने ये प्रोड्यूस किया, इसके थ्रू ये होता है वो होता है, तो लर्निंग मटेरियल बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में। तो और ज़्यादा परेशानी वाले चैप्टर्स हैं नहीं, एक बार लर्न कर लो तो फिर दिमाग में रहता है। और ऑप्शनल टिक करना होता है तो एक बार लर्न हो जाता है, तो ये नहीं कि बहुत सारा सोच के लिखना है। एटलीस्ट ध्यान है कि हाँ ठीक है, ये कंपाउंड ये माइक्रोब बनाता है, इतना पता होना चाहिए, काम खत्म है। तो इजी है कुल मिला के ये चैप्टर। तो देख लेते हैं। लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू। स्विस चीज़ के लार्ज होल्स किस रीज़न से होते हैं? बच्चों पढ़ा होगा आपने अच्छे से, आपको ध्यान होगा किस रीज़न से होगा। एक कह रहा है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनाई, दूसरा कह रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तीसरा इज पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, तीसरा है एसिटोबैक्टर एसेटाई। तो देखो ये तो हो गया ईस्ट। ईस्ट जो है वो स्विस चीज़ में ईस्ट नहीं होते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो है दिस इज़ लाइक पेनिसिलियम, तो वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेगा। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो एसिटिक एसिड देखेगा। तो फिर इन सब के अपने प्रोडक्ट्स जब पता हो हैं हमें, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेमनाई, एंड यू विल गेट द सेम थिंग कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्विस चीज़, क्योंकि चीज़ बहुत सारे वेराइटीज़ के होते हैं, राइट। अलग अलग क्या बोलते हैं, फंगी के साथ ग्रो करते हैं तो फ्लेवर अलग हो जाता है, तो नाम अलग हो जाता है। जैसे रॉकफोर्ड चीज़ है, वो पेनिसिलियम के साथ ग्रो करो तो उसका फ्लेवर अलग चला जाता है। वैसे ही स्विस चीज़ है, उसमें बड़े बड़े होल्स आते हैं, जो टॉम एंड जेरी में वो खाता है ना, चूहे का क्या नाम है भाई, जेरी, तो वो खाता है, तो ये चीज़ है। तो दैट स्विस चीज़ जिसमें बड़े बड़े होल होते हैं, और वो होता है द बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेमनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। है बेकर्स का एस इधर क्यों भाग गया भाई? बेकर्स का एस तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज बेकर्स ईस्ट, ये नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बेकर्स ईस्ट? तो ऑब्वियसली बच्चों बेकर्स ईस्ट कौन है? बेकर्स ईस्ट जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय इट, ठीक है। ल्यूकोनोस्टिक मेसेंटेरॉइड्स ये भी इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस ये सब कॉज करते हैं ये सब, तो दे ऑल आर बीमारी वाले ऑर्गेनिज्म। अपना जो बेकर्स ईस्ट है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इट इज़ द बेकर्स ईस्ट, क्योंकि इसको फर्मेंटेशन के लिए फ्लोर में डाला जाता है और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ये इसको फर्मेंट करता है। फर्मेंट करने से बहुत सारा CO2 निकलता है, जिससे कि डो जो है वो काफ़ी फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following gas is responsible for the puffed up appearance of the dough? ठीक है, तो कौन सा है? ये तो अमोनिया हो गया। अमोनिया तो हमने कहीं नहीं खाने में, मतलब ये तो बहुत टॉक्सिक होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ कर सकते। ऑक्सीजन तो एवरीवेयर प्रेजेंट है, मीथेन एवरीवेयर है। आंसर इज एवरीवेयर तो CO2 भी है, बट वो वहाँ भी प्रोड्यूस होता है आफ्टर फर्मेंटेशन, ठीक है। सो आंसर इज CO2, द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, इनको बैक्टीरिया जो है, नॉट बैक्टीरिया, इट शुड बी ईस्ट, तो फंगी जो कि ईस्ट लाइक फंगी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ दिस डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, तो ये हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड प्रोडक्ट इज नॉट मेड बाय सोयाबीन? ये तो दिमाग लगा सकते हो आप लोग, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना। सोया सॉस ऑब्वियसली होगा ही। योगर्ट जो है ये दही, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दही का प्रोडक्ट है, तो इससे हमें ये, क्योंकि टेम्पे टोफू ये सब सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं। दही योगर्ट जो है वो हंकर्ट टाइप, ये योगर्ट वो फ्लेवर्ड दही हो जाता है थोड़ा सा, राइट। तो दैट्स मिल्क, तो अल्टीमेटली ये मिल्क प्रोडक्ट है।
तो कौन सा सोयाबीन नहीं है? तो योगर्ट शुड बी द आंसर। ठीक है, तो दिस इज योगर्ट, क्योंकि सोयाबीन जो है वो टेम्पे, टोफू सब सोया सॉस है, और टोफू चीज़ लाइक होता है, थोड़ा सा पनीर टाइप्स नहीं होता है, और ये सब टेम्पे वगैरह सब इंडोनेशियन खाने में यूज़ होता है। थोड़ा समझ के रखो, ये भी काम ही आएंगे आपके खाने की नॉलेज। क्या पूछ रहा है आगे, देखें थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ पेक्टिनेसिस? पेक्टिनेसिस का क्या काम है? पेक्टिनेसिस आपने यही सुना है ना, देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप नो, क्लीनिंग हाइव्स नो, सिल्क का प्रोडक्शन नहीं, ये आता है फ्रूट जूसेस को क्लियर करने में। आपने देखा होगा कि जो मार्केट के फ्रूट जूसेस होते हैं जब हम पीते हैं तो कितना क्लियर होता है, नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन वही अगर हम घर पे बनाए तो कितना फाइबरी सा होता है। सो दीज पेक्टिनेसेस आर यूज टू क्लियर द फ्रूट जूसेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उसी के आंसर पे कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंगी ग्रोन ऑन पेक्टिन कंटेनिंग मीडिया, है ना। और पेक्टिनेसेस को जूस एक्सट्रैक्शन, क्लियरिंग फूड जूसेस, बिटरनेस हटाना, फाइबर वगैरह हटाना, एंड ग्रीन कॉफ़ी फर्मेंटेशन, इन सारे कामों के लिए पेक्टिनेसेस जो है वो यूज़ करी जाती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आगे, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, ये भी आपको आता होगा। हम जानते हैं कि मिल्क टू कर्ड जब बनता है, व्हेन द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, तब क्या होता है? तब कर्ड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है कि नहीं है? इट हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये आपने पढ़ा है। तो क्या है मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू? इंक्रीज्ड, we say they have increased vitamin B12। बस ये है कि रात को मत खाओ दही, इट्स नॉट गुड टू हैव दही लाइक ठंडा थिंग्स एट नाइट। दिन में खाओ, गर्मियों में खाओ, और विंटर्स में वैसे ही दही बनाना कितना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि माइक्रोब्स जमते नहीं है ना जल्दी, वो टेम्परेचर एप्ट नहीं होता, तो दही जमाना विंटर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए लोग अवॉइड भी करते हैं। थोड़ा सा हल्का विंटर जब ख़त्म होने लगता है, हल्की गर्माहट आ जाती है, देन पीपल स्टार्ट ईटिंग, बिकॉज उस समय दही जम भी जाते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, सो कर्ड हैज़ एनहेंस्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू एज इट कंटेन्स विटामिन B12, ये याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी वही बात है, मैं सारा बोल चुकी होती हूँ, बाद में एक्सप्लेनेशन आता है, फिर हमें वापस समझाना पड़ता। समझानी नहीं, वो ध्यान रख लेना। हाँ, बस इसमें है कि मैंने ये LAB बैक्टीरिया नहीं बताया था। तो हम जानते हैं मिल्क से कर्ड कैसे बनाते हैं, तो मिल्क में ऐड इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या है? इनोक्यूलम इज थोड़ा सा कर्ड, वो डालो तो फिर वो धीरे धीरे उसका बैक्टीरिया ग्रो होता जाता है, तो पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क के प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करके कर्ड बना देते हैं, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी इम्प्रूव्ड होती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ कर्ड इज फॉर्म्ड। दही बनाना भी हम सिखाते हैं बच्चों, देखो क्या सब्जेक्ट है हमारा। अब थोड़ा सा मैच करें। सो मैच करने को बोला है अपने को, तो थोड़ा सा देखें इसको नीचे लाके। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, करो मैच अब। अरे यस, तो स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट 3, तो ए का 3 हो गया। फिर साइक्लोस्पोरिन ए, स्ट्रेप्टोकाइनेस, इसका तो ये रहा क्लॉट बस्टर, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव। रुको, बी का हो गया 4, सी का हो गया क्लॉट बस्टर, तो क्या है 2, और तो उसके हिसाब से डी का क्या हो गया? ऑयल स्टेन्स, तो 1 3 4 2 1, कहाँ है 3 4 2 1? ये रहा डी। सो आंसर इज 3 4 2 1। सबके फंक्शन मैंने मिला दिया, तो अब इसमें एक्सप्लेन मैं क्या करूँ आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि
स्टैटिन जो है वो ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस प्रोड्यूस करता है एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट स्टैटिन्स होते हैं। साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होते हैं? दे आर इम्यूनोसप्रेसिव्स। जो कोई भी पेशेंट अगर किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन से अगर हो है तो बॉडी को उससे बचाने के लिए ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है वो आर्टरीज में अगर क्लॉट्स जम जाते हैं हार्ट अटैक के दौरान तो फिर उसको ब्रेक करता है। लाइपेसेस डिटर्जेंट्स। आगे देखते हैं। द पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू, जब वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल ट्रीट करते हैं तो हम क्या उसका पर्पज होता है? तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया है तो सेडिमेंटेशन का तो कोई रोल ही नहीं है। बीओडी बढ़ाने का मतलब मोर वो पॉल्यूटेड हो जाएगा और हमारा काम है मोर पॉल्यूटेड नहीं बनाना, उसको लेस पॉल्यूटेड बनाना है। तो अपना काम हो गया रिड्यूस बीओडी, बिकॉज बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जो जितना ज़्यादा पानी में रहेगा उतना पानी गंदा होगा, इसीलिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके उस पर्टिकुलर वेस्ट वाटर के अंदर का ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो कम से कम किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड ना कर सके। बिकॉज हायर द बीओडी मोर पोल्यूटेड इज़ द वाटर। हम ज़्यादा पोल्यूशन थोड़ी करेंगे, हम कम करेंगे। सो विल रिड्यूस द बीओडी। नेक्स्ट, activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can। एक्टिवेटेड स्लज को जल्दी से जल्दी सेटल होना ज़रूरी है। क्यों बच्चों? क्योंकि इट शुड बी रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक। एक ये रीज़न बिल्कुल है। अब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट, अब्जॉर्ब नहीं करना है तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया। बी डिस्कार्डन एंड एनारोबिकली डाइजेस्ट, डिस्कार्ड नहीं करते हैं। अब्जॉर्ब कोलॉइडी तो होगा ही नहीं, अब्जॉर्ब जैसी चीज़ तो हो ही नहीं सकता, विच मीन्स अपना आंसर फर्स्ट ए है। इट शुड बी एबल टू पम्प्ड बैक एंड दैट सेम इज बिकॉज एरेशन टैंक में पहले तो फ्लॉक्स के तौर पे वहाँ पर माइक्रोब्स रखे जाते हैं, राइट। तो फ्लॉक्स बीओडी को रिड्यूस करते हैं। जब वो काम ख़त्म हो गया तो उनको फर्दर जो है उनको क्या किया जाता है? अब वो स्टेप जब ओवर हो गया तो फ्लॉक्स को सेटल डाउन करा दिया जाता है और एफ्लुएंट को तो रिलीज़ कर दिया बाहर क्योंकि वो साफ़ हो गया, बीओडी कम हो गया, साफ़ हो गया, उसको निकाल दिया। पीछे से ये जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल डाउन हुए हैं उनमें से अगली बार काम करने के लिए इनोक्यूलम के तौर पे एरेशन टैंक में कुछ को पंप कर दिया जाता है एंड रिमेनिंग पार्ट जो है उसको आगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है जहाँ पर वो एनारोबिकली स्लज डाइजेस्ट एंड बायोगैस प्रोडक्शन एंड ऑल दैट स्टफ हैपन्स। So it should be rapidly pumped back from sedimentation tank to aeration tank. Next, methanogens do not produce। methanogens बच्चों क्या होते हैं? methanogens जो होते हैं they are anaerobic bacteria। तो since they are anaerobic तो ये क्या करते हैं? मीथेन बनाते हैं। मिथानोजन मीथेन बनाएगा, H2S भी बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको याद होगा। CO2 भी बनाता है बायोगैस के दौरान। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। तो कुल मतलब द राइट वे इज ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है। आंसर इज ऑक्सीजन। मिथानोजन ऑक्सीजन नहीं बनाता है, ठीक है। सो ऑक्सीजन, मिथानोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मीथेन एंड मिथानोजन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है एंड इन एनारोबिक होते हैं। तो एरोबिक कंडीशन में तो कर ही नहीं सकते, दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द आंसर। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव्स फॉस्फोरस अपटेक इज। फॉस्फोरस अपटेक कौन इंक्रीज करता है? देखो फंगी तो एक्टिनोमाइसिस ये नहीं होगा, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सर बेटर है तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो वैसे एजोस्पाइरिलम ज़रूर करता है फॉस्फोरस अपटेक। तो आंसर इज एजोस्पाइरिलम। तो दिस इज एंडोसिटिक माइकोराइजा। ये माइकोराइजा है तो माइकोराइजा का काम ही फॉस्फोरस अपटेक बढ़ाना होता है। तो फंगल हाइफे प्रेजेंट इनसाइड और बिटवीन कॉर्टेक्स सेल्स एंड दे एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर इन मेनी काइंड ऑफ ग्रास एंड सम अदर क्रॉप्स, ठीक है। और ये वहाँ पर मतलब कॉर्टिकल सेल्स वो लेयर्स होती हैं प्लांट के रूट्स में
वहाँ पे वेसिकल बनाते हैं और इतना आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये ध्यान रखना वहाँ रह के वो फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन एनहेंस करते हैं। अब माइकोराइजा किस में हेल्प नहीं करते हैं? तो माइकोराइजा देखो फॉस्फोरस अपटेक अभी पढ़ा हमने करते हैं, ड्रॉट को टॉलरेंस, यस, रूट पैथोजन को भी रेजिस्टेंस देते हैं, इंसेक्ट्स का नहीं देते हैं, यस, इट डज नॉट हेल्प इन इंक्रीजिंग इंसेक्ट्स, रूट पैथोजन ये सब करता है। सो एनहेंस फॉस्फोरस अपटेक, इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड दे ऑल्सो हेल्प टू रेजिस्ट रूट पैथोजन, बट ऐसा कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंस ये नहीं देते हैं। सो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो माइक्रोब्स से आने के चांसेस रखते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जैसे मैंने सिखाया है वैसे प्रैक्टिस करिए आप और आराम से ये चैप्टर भी डील हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड थिंग्स विल बी सॉर्टेड। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। तब तक यू ऑल टेक केयर एंड अ गुड बाय चिल्ड्रन।